फैक्टर की जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट भारत की हर सियासी दल पर होता ही है, एम फैक्टर। लेकिन बीते 4 दिनों में 2 बड़े मुसलमान नेताओं के 2 बड़े बयानों से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या भारत में एम यानी मुसलमानों का सेंटिमेंट बदलने लगा है। सबसे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी है, दूसरी तरफ आजम खान। इन दोनों नेताओं की सियासी केजी से लेकर पीजी तक की पूरी पढ़ाई ही मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को लेकर हुई है। दोनों खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, लेकिन अब बीते 100 घंटों में इन दोनों नेताओं ने एक एक बयान ऐसे दिए हैं जिसने नई सियासी बहस छेड़ दी है। कहा क्या है बताएंगे आपको। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं अबू आजम माफ कीजिएगा, और रामपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर इनका प्रभाव लंबे समय तक रहा है। मुलायम सिंह के दौर से ही आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे रहे। 4.5 दशक से सियासत में एक्टिव रहे आजम खान और 10 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। और अब सियासी पंडित बताते हैं कि समाजवादी पार्टी को इनका खूब भी जब भी विश्लेषण किया जाता है तो इनका खूब फायदा भी मिला है आजम खान का। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुसलमान चेहरे आजम खान अब कह रहे हैं कि नेता सिर्फ टोपी जेब में रखकर जाते हैं और कार्यक्रम खत्म होने पर वापस जेब में रख लेते हैं। सुनिए जरा। हाँ, मेरी ये ख्वाहिश जरूर है कि इंडिया गठबंधन में जब मीटिंग हो और स्टेज सजे तो अक़लियत और बिलखुसूस मुसलमानों की नुमाइंदगी वही होना चाहिए जो मुसलमानों के नुमाइंदे हों। महज टोपी ओढ़कर बैठ जाने से कोई मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं हो जाता। और हमने तो ये देखा है, जो राजनीतिक दलों के माइनॉरिटी सम्मेलन होते हैं, अल्पसंख्यक सम्मेलन होते हैं, तो लोग जेब में टोपी रख कर लाते हैं। वो आजकल जो क्रोएशिया से बुनी हुई सफ़ेद टोपी होती है, जितनी देर टोपी लगा लेते हैं सम्मेलन में उतनी देर मुसलमान रहते हैं, और जब सम्मेलन खत्म होता है टोपी उतार कर जेब में रख लेते हैं। दरअसल हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 14.2% है। राज्यों के हिसाब से अगर बात करें तो असम में 34%, बंगाल में 27%, केरल में भी 27%, यूपी में 20% मुसलमान और चुनावी राज्य बिहार में करीब 17% मुस्लिम आबादी है। देश की सियासत हो या इन राज्यों की एम फैक्टर, इन्हीं आंकड़ों की वजह से भारत की सियासत में हमेशा से ये चर्चा आम रही है, चर्चा हावी रही है। लेकिन बात सियासत में भागीदारी की हो या फिर मुसलमानों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में अधिकतर मुसलमानों की स्थिति SC/ST से भी खराब है। रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति भी काफी, उसमें भी सुधार की जरूरत है। साथ ही उनकी भागीदारी भी बहुत कम है। इसी भागीदारी का सवाल असदुद्दीन ओवैसी भी उठा रहे हैं। AIMIM के मुखिया बीते 31 साल से सियासत कर रहे हैं। हैदराबाद से निकलकर उनकी पार्टी ने नेशनल लेवल पर अपना प्रेजेंस बढ़ाया है और तकरीबन हर चुनावी रैली और प्रचार में ओवैसी मुसलमानों की भागीदारी और हिस्सेदारी पर सवाल उठाते रहते हैं। बिहार में चुनाव है और वैसे बिहार में मुसलमानों को लेकर क्या कह रहे हैं, एक बार आपको वो भी सुनवा देते हैं। वो 17% अल्पसंख्यक समाज को एक पैगाम दे रहा हूं। 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप, और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। दरअसल भारत के अधिकतर राज्यों की सियासत मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूमती है। तकरीबन 3.5 दशक से मुसलमानों का प्रभाव भारत की सियासत में बढ़ गया है। ओवैसी और आजम सरीखे नेता भागीदारी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और अब आप देखिए, जब जब मुसलमानों का जिक्र आता है तो आपके जहन में 2 नाम जरूर आएंगे। पहला तुष्टीकरण और दूसरा ध्रुवीकरण, ये 2 शब्द आपके जहन में आएंगे। बिहार, यूपी, बंगाल,
इन दोनों टर्म्स में जमकर इसका इस्तेमाल हुआ। एक पक्ष तुष्टीकरण में अपना फायदा देखता है तो दूसरा ध्रुवीकरण में अपना मुनाफा देख रहा है। इन दो शब्दों के जरिए चुनावों में सारी गणित बैठाई जाती है और दोनों ही तरफ से, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपना फायदा जमकर उठाते हैं, यही फॉर्मूला अपनाते हैं। ऐसे में बिहार चुनावों से ठीक पहले क्या है ओवैसी और आजम के बयान के मायने, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। वही होना चाहिए जो मुसलमानों के नुमाइंदे हों। महज टोपी ओढ़कर बैठ जाने से कोई मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं हो जाता। 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान में कितने एमएलए बने? 8%। अब ये लोग सब बोलते हो वैसी ऐसा। अबे तुमने क्या किया? बिहार में चुनाव है, सभी सियासी दल पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। हर बार की तरह इस बार भी जाति फैक्टर हावी है, लेकिन 2020 की तरह इस बार भी ओवैसी मैदान में है। पिछले चुनाव में ओवैसी के उतरने से महागठबंधन को सीमांचल में नुकसान झेलना पड़ा था। इस बार ओवैसी ने अपना दायरा बड़ा किया है। सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल में भी अपनी हाजिरी लगाई है, उम्मीदवार उतारे हैं। ओवैसी ने मिथिलांचल की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पहला दरभंगा शहर, जहां 23.3% मुस्लिम आबादी है। जाले में 29%, केवटी में 30.9%, विस्फी में 31% मुस्लिम आबादी है। ओवैसी के उम्मीदवार किसे नुकसान पहुंचाएंगे, इसके लिए 14 तक का इंतजार करना होगा। लेकिन ओवैसी मुसलमानों की उम्मीदवारी को लेकर लगातार महागठबंधन पर हमलावर है। दरअसल महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद उम्मीदवार बनाया गया है। तेजस्वी यादव समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी 14% है। सहनी मल्लाह समाज से आते हैं, जिसकी आबादी करीब 3% है। और भागीदारी हिस्सेदारी को लेकर ओवैसी महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम, मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम क्यों नहीं, डिप्टी सीएम नहीं, मुख्यमंत्री होगा। डिप्टी सीएम क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है ही नहीं डिप्टी सीएम का। बताइए, अगर मुझे ओहदा मिलेगा तो लॉलीपॉप होगा, मुझे ओहदा चाहिए सीएम का, तो उसमें कुछ कर पाएंगे। डिप्टी सीएम क्या करेगा? कुछ नहीं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं जिक्र। कौन बनाएगा? जनता बनाएगी, अल्लाह बनाएगा, इंशाल्लाह जनता के जरिए बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा। ओवैसी न सिर्फ चेहरे को लेकर बल्कि टिकट बंटवारे में मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल बिहार चुनाव के लिए आरजेडी ने 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। एआईएमआईएम ने 23, तो जेडीयू ने महज 4 उम्मीदवारों पर दांव खेला है। सीएम, डिप्टी सीएम फेस और मुसलमानों को मिली हिस्सेदारी को लेकर ही ओवैसी हमलावर है। ओवैसी के निशाने पर एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन ही है, क्योंकि बिहार में मुसलमान एनडीए को नहीं बल्कि महागठबंधन के पक्ष में जमकर वोटिंग करते हैं। जेडीयू इस बार बीजेपी के साथ मैदान में है। सियासी गणित बताता है कि इस बार जेडीयू को मुसलमान वोट का फायदा नहीं मिलने वाला है। शायद इसीलिए नीतीश की पार्टी ने मुसलमानों से इस बार दूरी बना ली है। 2015 चुनावों की बात करें तो 80% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया था, 8% मुसलमानों ने एनडीए को, जबकि एआईएमआईएम 2015 में चुनावी मैदान में नहीं थी। साल 2020 की बात करें तो 76% मुसलमानों ने महागठबंधन को, 12% मुसलमानों ने एनडीए को और 11% मुसलमानों ने एआईएमआईएम का साथ दिया। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि मुसलमान एकमुश्त होकर तेजस्वी यादव का साथ देते हैं और भागीदारी कम मिलने पर ओवैसी इसी वजह से तेजस्वी पर निशाना भी साधते हैं। यही कारण है कि ओवैसी अपनी सभाओं में मुसलमानों को दरी बिछाने से जोड़कर भाषण दे रहे हैं। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार में मुसलमान हार और जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है। 47 सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। 11 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 40% से अधिक है। 7 सीटों पर मुसलमान आबादी 30% से अधिक है और 29 सीटों पर यह आंकड़े 20% से अधिक है। मुसलमानों के वोट पर सभी सियासी दलों की नजर है। बीजेपी को जहां ध्रुवीकरण का फायदा मिलता रहा है, तो वहीं आरजेडी का काम मुसलमानों के बिना नहीं चलने वाला है। शायद यही वजह है कि महागठबंधन की तरफ से एक और डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई है।
हिंदुस्तान की सियासत में दोनों ही धड़े एक दूसरे पर मुसलमानों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हैं। एक पक्ष का आरोप है कि बीजेपी ध्रुवीकरण के जरिए हिंदू वोट बैंक को एकजुट करती है ताकि जाति के तिलिस्म को तोड़ा जा सके। वहीं बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआईएम जैसे दल मुसलमानों का तुष्टीकरण कर उनका इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए करते हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। पहले चरण में ही मुसलमान बहुल इलाके जैसे सीमांचल में वोटिंग होनी है, तो वहीं 2026 में बंगाल और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है। ऐसे में सवाल है, क्या मुसलमान अपने वोट करने के तरीके या पसंद में कोई बदलाव करेंगे, और अगर हाँ तो कम से कम 3 राज्यों में इसका क्या और कितना असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।